हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों आपका स्वागत है। भूगोल, जिसमें हम लोग बात करें आज लाल मिट्टी की यानी रेड सॉइल। इसका निर्माण जल वायु परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप से यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गौरव, खासी एवं जयंता के पहाड़ी क्षेत्रों के नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लेटेराइट मिट्टी, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। सेलों के टूटे फूटे निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटेराइट में लो ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लो ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नोट: देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण होते हुए 1953 ईस्वी में केंद्रीय मुद्रा संरक्षण बोर्ड का गठन किया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना की गई। भारत में कृषि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में की है। नोट: राष्ट्रीय कृषक आयोग NFC ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि की सूची राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी में एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ: सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केचुआ पालन केचुआ पालन के लिए, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन के लिए, पोमोकल्चर, ओलिकेरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन के लिए, हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए, एरीपोटिक हवा में पौधों उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से सुन लीजिए। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर जब एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी, पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर का मतलब फूलों का उत्पादन, और जब बात करते हैं विटीकल्चर की तो अंगूर की खेती। विटी मतलब कल्चर यहाँ पर हो जाएगा अंगूर की खेती। और वर्मी कल्चर की बात करेंगे, वर्मी कल्चर की, तो केचुआ पालन। वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन, वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन। और पोमोकल्चर मतलब फलों का उत्पादन, ओलरीकल्चर का मतलब सब्जियों का उत्पादन, और हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी, और एरोपोटिक
का मतलब हवा में पौधों का उगाना। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधों को उगाना। मुद्दा रहित कृषि। देश में कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। 2013 से 14 ईस्वी में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 13.9% है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और चीन प्रथम। नोट: भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन है। IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। नोट: मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई हैं। भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में की गई। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। भारत में विभिन्न कृषि क्रांतियाँ: हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए मशहूर है। स्वर्ण क्रांति किसके लिए? बागवानी। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए, तो सुनहरी क्रांति आपको याद रखना है फल उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए, और लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। फिर आगे आते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर V कुरियन को माना जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। भारत में उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर हैं। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फॉस्फेटी उर्वरक की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक को पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, प्रथम चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। सबसे उच्च कोटि की कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबस्ता व लिबेरिका। नोट: मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मक्का में हाइट बर्ड या वाइट बर्ड एवं धान में
खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% आकिंड से प्राप्त होता है। आकिंड एवं एक रंगी एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम व हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फल है। ग्वार के बीज ग्वार गोद का उत्पादन करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में सैल गैस के निष्कारण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कुल फसलों में राज्यों का क्रम: फसल, कुल खाद्यान्न, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान पंजाब। कुल दलहन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तेलहन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। और मोटा अनाज के लिए प्रथम स्थान पर राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अलग अलग फसलों के राज्य का क्रम: चावल के लिए पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश सेकंड और पंजाब तृतीय स्थान पर आता है। गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश सेकंड और तृतीय पर पंजाब आता है। बाजरा की खेती के लिए राजस्थान प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश सेकंड पर और गुजरात तृतीय पर आता है। मक्का महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। चना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अरहर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। मसूर की खेती के लिए प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश, बिहार। मूंगफली के लिए गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश आते हैं। सरसों के लिए राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश। सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सूरजमुखी के लिए कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कपास के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। जूट के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। आलू की खेती उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार। प्याज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए सबसे प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ की का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया। अरहर, तूर को लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। लंबे रेशे वाले अमेरिकन कपास का देश भारत उत्तरी पश्चिमी भाग में नारमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय में आकाश बादल रहित होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश यूएसए है। अन्य भंडारण करते समय दोनों दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण: रबी की फसल, यह अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई और अलसी आदि। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल के बाद बोई गई फसल, यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल, सोयाबीन आदि। गर्मा फसल, यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मंडुआ। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान: फसल और जन्म स्थान: धान भारत व इंडोनेशिया में, मक्का मध्य अमेरिका में, गेहूँ मध्य एशिया में, तंबाकू दक्षिणी अमेरिका में, रबड़ दक्षिणी अफ्रीका यानी ब्राज़ील में ब्रैकेट में ब्राज़ील रबड़, उड़द भारत में, मसूर
चीन में, अमरूद अमेरिका में, टमाटर मैक्सिको में, बाजरा अफ्रीका में, जौ चीन में, अरहर अफ्रीका में, सोयाबीन चीन में, मूंग भारत में, ज्वार भारत में, चाय चीन में, कहवा ब्राज़ील में और आलू पेरू में, गन्ना भारत में। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, संस्थान और मुख्यालय। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। केंद्रीय अगर कपास अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो नागपुर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन स्थान कोडम्बर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। देखिए, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन की जब बात करेंगे तो कोडम्बर में, और जब भारतीय गन्ना की बात करेंगे केंद्र तो लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कोटम्बे में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। भारतीय तिलहन अनुसंधान स्थान हैदराबाद में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने काल में 1905 में से पूसा बिहार में हुई थी। 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। भारत में सिंचाई की परियोजनाओं में 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम, वृहत सिंचाई परियोजना। दूसरा, मध्यम सिंचाई परियोजना। तीसरा, लघु सिंचाई परियोजना। वृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित होती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिनके अंतर्गत 2,000 से 10,000 तक हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% एवं भारत में 20.2% है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र 1,360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में भारत में सिंचाई का मुख्य साधन है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का मुख्य या प्रमुख साधन है। सिंचाई के साधन संचित भाग कुआं व नलकूप 55.9%, नहर 31.4%, तालाब 6.1% और अन्य स्रोत 6.6%। देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट तमिलनाडु 18% में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र 15.6% का दूसरा स्थान है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। दमनगंगा सिंचाई परियोजना दमनगंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत पना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। यह गुजरात एवं दादर एवं नागर हवेली की संयुक्त परियोजना है। नोट: दमनगंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर से गिरती है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में पंबा नदी पर स्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा पिलांगाना नदी पर स्थापित है।
यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलुज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मेडिगड्ढा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज शिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग नहीं किया गया। विश्व के सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया है। कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन TMSC पानी लिफ्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों के पानी की जरूरत पूरी होगी। पहली बार ऐसा हुआ जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया, जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। पीडी गड्ढा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडा पोचमा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई है। इस परियोजना में सबसे ज़्यादा श्री राम सागर में 200 TMC पानी का उपभोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में 3 TMC पानी उपयोग में लाया जाएगा। भारत सरकार ने 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। जल संसाधन राज्य मंत्री, संबद्ध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय को सचिव इस परिषद का सचिव होता है। भारत में शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य क्रमशः उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। भारत में शैल गैस के लिए संसाधन कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन एवं विंध्य बेसिन में पाए गए हैं। भारत के प्रमुख खनिज संस्थान, खनिज पदार्थ, प्राप्ति स्थान और विशेष बिंदु। पेट्रोलियम, असम, डिगबोई, सूरमा घाटी, गुजरात, खंभात, अंकेश्वर, महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई में प्रारंभ किया गया। नोट, अंकिलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुधारा रखा गया था। विशेष बिंदु, मुंबई हाई की खोज 1973 ईस्वी में हुई। यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत ONGC के द्वारा 1976 ईस्वी में हुई। यह मुंबई के लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में स्थित है। यहाँ तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है, जो एक जलयान है जिसे जापान से मंगवाया गया है। इस समय देश के 21 परिष्करणशालाएँ यानी तेल शोधक कारखाना कार्य कर रही हैं, जिनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र हैं और 3 निजी क्षेत्र तथा एक संयुक्त क्षेत्र है। लोअर्स उड़ीसा, सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज, झारखंड, सिंहभूम, हाजीराबाग, पलामू, धनबाद, छत्तीसगढ़, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, मध्य प्रदेश, जबलपुर, कर्नाटक, बेल्लारी, चिंगामलूर, चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र, रत्नागिरी, चांदा, तमिलनाडु, सलेम, तिरुचिरापल्ली एंड गोवा।
विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्राज़ील है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन से पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा है। चौथा गोवा और पांचवा झारखंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।